हेलो लर्नर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 10 है जिसमें आपके साथ बात करने वाली हूँ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शंस। ठीक है, डेटा कलेक्शन पे हम बात करेंगे और मेजरमेंट स्केल। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जैसे जब हम रिसर्च करते हैं ना तो हमको अपना जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि वो सही है नहीं। तो किसके बेसिस पे टेस्टिंग करते हैं? जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्ट करने के कई सारे मेथड हैं, जैसे सैम्पलिंग में हमने पढ़ा कि कई सारे सैम्पलिंग के तरीके होते हैं। उसी तरीके से जो डेटा कलेक्शन होता है उसके भी कई तरह के मेथड होते हैं, जैसे इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है, रिटन एग्जाम ले सकते हैं, कहीं पे जाके कोई ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो उस पे बेस्ड स्टडी करेंगे हम और उस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मेजरमेंट स्केल जैसे कि आप के क्वेश्चन में भी आता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो स्केल जो होती है ना, आपकी चारों स्केल से रिलेटेड हम इस पार्ट में आपसे बात करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के मेथड, कई सारे मेथड होते हैं। तो उन सभी मेथड को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। पहला क्या है? प्राइमरी हो सकता है और दूसरा होता है सेकेंडरी, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी मेथड क्या होगा? प्राइमरी मेथड वो मेथड होता है जहां पर रिसर्चर जो है फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट करता है, फर्स्ट हैंड डेटा भी इसको बोलते हैं। और सेकेंडरी मेथड का मतलब क्या हो गया कि जो डेटा पहले से ही कलेक्टेड था, बस रिसर्चर ने उसको यूज किया है। तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से होंगे। प्राइमरी डेटा रिफर्स टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, जो रिसर्चर खुद से कलेक्ट करे डेटा उसको प्राइमरी मेथड बोला गया। सेकेंडरी क्या होगा? केवल रिसर्चर ने उसको यूज किया है, कलेक्ट कहीं किसी और ने किया होगा या फिर कहीं पे रखा हुआ था डेटा पहले से कलेक्टेड, बस हमने उसको यूज कर लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड होते हैं डेटा कलेक्शन के, जैसे सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करके, क्वेश्चनर करके, पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे तरीके होते हैं। गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस होते हैं वहां पर कुछ डेटा अवेलेबल है। ठीक है, वेबसाइट्स पर डेटा अवेलेबल होते हैं, बुक्स में लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर में हो सकता है, जनरल आर्टिकल, इंटरनल रिकॉर्ड्स, ये सारे जो डेटा होते हैं, ये मतलब ये तरीके होते हैं जहां से हम डेटा को यूज कर सकते हैं, तरीका होता है डेटा को कलेक्ट करने का। सो प्राइमरी डेटा जो कलेक्शन का मेथड है उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? ऑब्जर्विंग, जो रिसर्चर है वो खुद जो है डेटा को ऑब्जर्व करे, जा करके कहीं पर ऑब्जर्व कर सकता है। एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट करके, जैसे लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करके हम चेक करते हैं ना कि वो वहां पे क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि क्या आंसर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या कब आया। ठीक है, लैब में भी हो सकता है और भी कोई प्रैक्टिकल सोशल स्टडीज में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के कई कई मेथड होंगे, तो एक्सपेरिमेंट कहीं पे भी कर सकते हैं, तो वो भी आपका डेटा कलेक्शन का मेथड कहलाएगा, जो कि प्राइमरी होगा। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, अगर किसी से पर्सनल इंटरव्यू लेकर के हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम किसी से इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो भी आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड होगा। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू, वो आपका प्राइमरी सोर्स होगा, फर्स्ट हैंडेड डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनर, क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चनर में ऐसे मतलब शीट होती है, उसमें कई सारे, एक क्वेश्चन है तो उसके लिए ऑप्शन दे सकते हैं, तो उसमें आपको टिक मार्क करना होगा, या फिर मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है कि एक से ज्यादा आंसर भी आप अगर टिक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वैसा क्वेश्चनर होता है जहां पर आपको जो रिसर्चर होता है वो पार्ट मतलब जो भी सर्वे जिससे भी कंडक्ट कराना चाहता है, जिस भी सैंपल जिससे भी लेना चाहता है, उसको वो अपना वो क्वेश्चनर की शीट दे देता है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है क्वेश्चनर। कलेक्शन थ्रू इनोमरेटर्स के थ्रू जो डेटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेस से भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे, वो भी आपका प्राइमरी सोर्स होगा। नाउ सेकेंडरी मेथड कौन कौन सा होगा, ये ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी अपनी कॉपी में लिस्ट बना के लिख लीजिए, ऐसे फ्लो चार्ट टाइप का, कि इधर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ताकि आपको एग्जाम में एक साथ जब मतलब आप याद करें, रिवीजन करेंगे तो ये इजी होगा।
सो गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, पब्लिक के रिकॉर्ड हो सकते हैं, हिस्टोरिकल कुछ अगर डेटा है आप देखना चाहते हैं तो वो आपका होगा, जैसे स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कहीं पे भी मतलब जो भी पहले से कोई एविडेंसेस अगर कोई मिला हुआ है, कोई सामान है, किसी कुछ भी मतलब कोई ऐसा मार्क है जिससे हम कुछ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वो सब भी आपका जो है हिस्टोरिकल डेटा में आ जाएगा। बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके सेकेंडरी डेटा होंगे। अगर किसी कंपनी का हम बैलेंस शीट वगैरह यूज कर रहे हैं तो हम अपने रिसर्च में, तो उसने बैलेंस शीट बनाई, उसका वो प्राइमरी सोर्स था, बट हमारे लिए वो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स, जो टेक्निकल के लिए जो यूज करते हैं, डेटा कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसको यूज कर रहे हैं। एक्सेसिंग दी पब्लिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुछ डेटा है उसको हम यूज कर रहे हैं। यूज डेटा फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूजिंग द सोर्स फ्रॉम कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन। तो ये सभी सोर्स आपके कैसे होंगे, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सॉरी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के मैथड होंगे। नाउ अभी जो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड ऑफ डेटा पढ़ा ना, कि इस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं प्राइमरी में और इस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, ये वाली लिस्ट है। तो जो लिस्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी की, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब मेल्ड क्वेश्चन आयर, मैंने किसी को मेल किया और उसमें एक क्वेश्चन आयर लिख के भेजा, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चन आयर इंस्टेंस ऑफ, वो क्या किस चीज को बता रहा है। हम क्वेश्चन आयर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, कलेक्टिव क्वेश्चन आयर, ये सभी क्या है, हमारे प्राइमरी सोर्स है ना, प्राइमरी मेथड है डेटा कलेक्शन के, तो इसका आंसर प्राइमरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, अ क्वेश्चन आयर दैट ऑफर नो स्कोप फॉर एनी रिसर्चर्स ओन व्यू, यानी कि रिस्पोंडेंट है यहाँ पे, जब रिसर्चर किसी से डेटा कलेक्ट कर रहा है तो वो अपने रिस्पोंडेंट से कह रहा है कि वो ओपन व्यू नहीं दे सकता, यानी कि वो ऐसा क्वेश्चन आयर है जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है बट यहाँ पे क्या है, कुछ ऑप्शंस हैं, उसी में ही उसको टिक मार्क करना है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज एंडेड हो गया, ओपन एंडेड नहीं हुआ ना। जहाँ पे स्कोप होगा लिखने का, यानी कि वो डिस्क्राइब कर सकता है अपनी चीजों को, जो भी रिस्पोंडेंट है, तो वो ओपन एंडेड होगा। और जब वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, यानी कि टिक मार्क कर सकता है या फिर यस नो में बता सकता है, तो वो कैसा होगा, क्लोज एंडेड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिसिस इज टू रिस्क आउट, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस अगर जब हम जाते हैं तो वहां पर जो भी उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कौन सा होगा, ये बताना है। डिफरेंस अमंग द वेरिएबल, वेरिएशन अमंग द वेरिएबल, एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल, या रिग्रेशन अमंग द वेरिएबल कोरिलेशन। तो जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है एनालिसिस का, वो हम क्या देखना चाहते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कैसा का मतलब कितना एसोसिएट है वो एक दूसरे के साथ, उनके डिफरेंसेस को नहीं, उनके वेरिएशंस को नहीं, डिफरेंसेस वेरिएशन देखिए लगभग एक ही जैसी बात हो गई, उनके एसोसिएशन के बारे में बात करेगा कि वो कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हमें जानना चाहिए, तो पहले इसको देख लेते हैं कि रिएक्टिव इफेक्ट क्या होता है। रिएक्टिव इफेक्ट इज रिफर टू द इफेक्ट दैट रिसर्चर हैज ऑन दैट विच ही और शी ट्राइंग टू स्टडी, जो रिसर्चर चाहता है ट्राई मतलब स्टडी करना, उसको रिएक्टिव इफेक्ट कहा गया। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि मैं वही डेटा कलेक्ट करूं जो मैं चाहती हूँ, वही डेटा मैं कलेक्ट करूँ, इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल नहीं होगा ना, लेस नेचुरल होगा। तो ये इसका मेन पॉइंट है, इसको जरूर से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो रिएक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, लेस नेचुरली, क्योंकि मैंने सिर्फ वही डेटा कलेक्ट किया जो मैं चाहती थी स्टडी करना, उसको ही मैंने कलेक्ट किया, तो ये लेस नेचुरल होगा। कंडीशनिंग इफेक्ट इन रिसर्च, कंडीशनिंग का मतलब रिसर्च में क्या होता है, द इफेक्ट ऑन रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रीवियस कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द सेम रिस्पॉन्डेंट इन रिकरिंग सर्वे, यानी कि अगर मैं जो रिस्पोंडेंट थे, जैसे ए बी सी डी, अगर मेरी पॉपुलेशन थी तो मैंने बी और डी को लिया था डेटा कलेक्शन के लिए, अब मैंने दोबारा से फिर से इन्हीं से ही डेटा कलेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ अपना एक परसेप्शन होगा, इनके जो प्रीवियस इन्होंने जो भी बताया था आंसर या जो भी इन्होंने बताया था, कहीं ना कहीं मेरा कुछ पहले से ही माइंडसेट रहेगा। सो कंडीशनिंग इफेक्ट को वही बोला गया कि जब रिसर्चर दोबारा जाता है डेटा कलेक्ट करने, तो जो पहले से डेटा उसके पास रहता है उसका माइंडसेट कुछ वैसा ही रहता है।
नाउ नेक्स्ट है रिग्रेशन इफेक्ट। रिग्रेशन इफेक्ट का मतलब रिसर्च में क्या होता है? रिग्रेशन मीन्स टू रिफर टू टेंडेंसी ऑफ अ रिजल्ट दैट आर एक्सट्रीम बाय चांस फर्स्ट मेजरमेंट। मतलब क्या कहता कि ये जो रिग्रेशन इफेक्ट होता है ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में मूव करता रहता है। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है एक्सट्रीमली हायर और एक्सट्रीमली लोअर देन एवरेज टू मूव क्लोजर टू द एवरेज मेजर द सेकंड टाइम। यानी कि पहले क्या होता है डेटा, पहले या तो एक्सट्रीमली हाई की तरफ चला जाता है या फिर एक्सट्रीमली लो की तरफ चला जाता है। ठीक है, फिर जब हम दोबारा डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे एवरेज की तरफ मूव करता है। ये होता है रिग्रेशन इफेक्ट। मैचुरेशन इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि मेच्योर होने से आप समझते हैं ना, वही मैचुरेशन इफेक्ट की यहाँ पे बात कर रहा है कि मैचुरेशन इफेक्ट इज डिफाइंड व्हेन द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस विद एन इंडिविजुअल अकर्स इन द पैसेज ऑफ टाइम इम्पैक्ट इन रिसर्च फाइंडिंग। जैसे जैसे जो रिसर्चर होता है वो मेच्योर होता जाता है। यहाँ पे रिसर्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है कि जो रिसर्चर है वो जितना मेच्योर होता है उस तरीके का उसके बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल यानी कि उसकी थिंकिंग और उसके बायोलॉजिकल चीजों पर फर्क पड़ता है, मतलब उसके में चेंज आता है। सो उसका इम्पैक्ट भी हमें जो है उसके डेटा कलेक्शन में देखने को मिलता है। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ शिफ्ट एटीट्यूड रिस्पॉन्डेड बिटवीन द 2 पॉइंट ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन। तो मैंने यहाँ पे बताया था अभी आपको कि 2 पॉइंट के बीच में डेटा जो है मूव करता जाता है। जैसे जब पहली बार डेटा कलेक्ट करेंगे तो एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो होता है, दूसरी बार डेटा यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, तीसरी बार यहाँ पे, ऐसे करके मतलब होता है कम। सो ये क्या था? रिग्रेशन इफेक्ट था ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेलेसेबो इससे क्वेश्चन काफी आते हैं तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं ना तो वहां पर क्या होता है कि हमने क्या किया कि 2 ग्रुप में ऐसे ऐसे बांट लिया, अपने सैंपल को 2 ग्रुप में बांट लिया। एक सैंपल को कई सारी सुविधाएं दी गई। जैसे समझ लीजिए कि अगर मैं कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उनको मैंने 2 ग्रुप में बांट लिया। ठीक है, ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसमें हमने बहुत सारी फैसिलिटी दे दी। ठीक है, प्रॉपर हर एक चीज अवेलेबल करा दिया, अच्छा टीचर, अच्छा एनवायरमेंट, सारी चीजें। और दूसरा क्या हो गया? ये हो गया कंट्रोल ग्रुप, जहां पर हमने कोई सुविधाएं नहीं दी। तो और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करना चाहते हैं इनके रिजल्ट को। सो जहां पर हमने जिनको कंट्रोल किया इसको प्लेसेबो इफेक्ट बोलते हैं। Placebo controlled trial is a trial in which there are the 2 or more group. One group get the active treatment and the other gets the placebo. तो ये हो गया एक्टिव ट्रीटमेंट, इनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, everything else in held the same between the 2 group. बाकी सारी चीजें जो है सेम रहेंगी so that any differences in their outcome and attribute to active treatment. जैसे कि हम जो एक्टिव ट्रीटमेंट और प्लेसेबो जो 2 ग्रुप हैं उनमें हम डिफरेंसेस को पता लगा सकें, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है ना, मतलब जिस चीज का भी हम इम्पैक्ट पता लगाना चाहते हैं, अगर हम टीचर का इम्पैक्ट केवल पता लगाना चाहते हैं तो हम सिर्फ यहाँ पर टीचर देंगे और यहाँ पर नहीं देंगे, बाकी सारी सुविधाएं दोनों में सेम रहेगी। तो जिस चीज का भी इम्पैक्ट हम डिफरेंसेस को हम जानना चाहते हैं उसका हम दूसरे वाले में कंट्रोल करेंगे और जिस ग्रुप में कंट्रोल करेंगे उसको प्लेसेबो बोलेंगे। तो when the researcher does not know the identity of experimental and placebo group, then it turns out, तो इस फेनोमेना में, इस जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो था, तो उस फेनोमेना में जब रिसर्चर को पता ही ना हो कि कौन सा जो ग्रुप है वो प्लेसेबो है और कौन सा एक्टिव ग्रुप है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको डबल ब्लाइंड कहा जाएगा। ठीक है, नाउ अब समझते हैं वेरिएबल। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। इसके बाद हम लोग नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल स्केल के बारे में आपसे बात करेंगे। सो वेरिएबल, देखिए वेरिएबल को पढ़ने से पहले एक उसका क्लासिफिकेशन जान लीजिए। तो वेरिएबल को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक हो गया आपका न्यूमेरिक और दूसरा हो गया कैटेगोरिकल। जो न्यूमेरिक है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हो गया कंटिन्यूअस, दूसरा हो गया डिस्क्रीट। ठीक है, न्यूमेरिक, कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल में कौन से 2 पार्ट है? ऑर्डिनल और नॉमिनल। नॉमिनल, ऑर्डिनल 2 तरीके के आपके वेरिएबल होते हैं। न्यूमेरिक में कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट
दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल का क्या मतलब होता है? कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होते हैं? द वेरिएबल, इन वेरिएबल को क्वालिटेटिव वेरिएबल भी बोलते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल जिनमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं, जिनमें कोई कंडीशन नहीं होगा, वो आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। जहां पर देयर इज नो कंडीशन, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होगी, वो आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल होंगे। कौन कौन से अभी बताया था? नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल का मतलब क्या हो गया? जैसे कि नेम का आइडेंटिफिकेशन, जैसे नाम होता है ना किसी का कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है, उसका कोई उसका ऑर्डर थोड़ी ना होता है कि नहीं अगर ये इस ऑर्डर में बच्चा है तो उसका नाम यही होगा, उसका नाम वो ही होगा। किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आधार कार्ड का नंबर है, किसी को कोई भी चीज अलॉट हो सकती है, कोई भी नंबर अलॉट हो सकता है, तो ये नॉमिनल हो गया। ऑर्डिनल जहां पर कोई ऑर्डर हो सकता है तो वो ऑर्डिनल होगा। नाउ दूसरा कौन सा था? जो दो टाइप के थे हमारे दूसरे, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? जिसकी वैल्यू जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। जैसे एज जो होता है वो हमारा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, कंटिन्यूएशन में चेंज हो रहा है। और हर समय देखिए ना, टाइम जो है चलता ही जा रहा है। अगर अभी भी आपकी एज मेजर की जाए तो 1 मिनट बाद जो है कुछ ना कुछ उसमें और ऐड होता जाएगा। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया। थर्ड इज डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वैल्यू फिक्स होती है, जो उस मोमेंट पे चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने पूछा कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, लेट्स सपोज इस क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, तो 60 क्या हो गया? 60 नंबर तो फिक्स हो गया, 60 स्टूडेंट हैं, दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल जो फिक्स ना। नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट, डायटोमस और पॉलीटोमस। ये क्या है? वो वेरिएबल जो कि कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के कांस्टेंट हम पढ़ते थे ना पहले भी, तो जो चीज कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट जो चेंज ना हो, दैट कांट बी चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डायटोमस, जहां पर दो चीजों में चीजें वैरी करनी। डायटोमस, डाइक जहां पे डाई आता है वहां पे वर्ड याद रखिए टू, दो चीज में मान चेंज हो रहा है, दो चीजों में वैल्यू चेंज हो रही है। पॉलीटोमस जहां पर बहुत तरीके हो सकते हैं किसी की भी वैल्यू को चेंज होने में, तो उसको पॉलीटोमस कहते हैं। नाउ अब इन वेरिएबल को मेजर कैसे किया जाए, इस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। तो इन वेरिएबल को मेजर करने के लिए 4 मेथड हमारे पास हैं। कौन कौन से? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो इन नॉमिनल और ऑर्डिनल को क्वालिटेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव मेजरमेंट स्केल है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट स्केल। और ये आपकी कैसी है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल। सो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल आपकी कैसी है? क्वालिटेटिव। इंटरवल और रेशियो स्केल आपकी है क्वांटिटेटिव। अब नॉमिनल स्केल क्या होती है, इसे ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर आपने पहले से कहीं से पढ़ रखा हो तो एक बार उसे अपने दिमाग से निकाल के, जो भी मैं बता रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए सभी चारों स्केल को, तो उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। सो देखते हैं कि नॉमिनल स्केल क्या है। नॉमिनल स्केल एक ऐसी स्केल है मेजरमेंट की दैट यूज्ड टू असाइन इवेंट्स और ऑब्जेक्ट सिंपली यूनिक आइडेंटिफायर, लेबल एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी। मतलब नॉमिनल स्केल का क्या मतलब हुआ? सिंपल कि जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई नाम दे दिया जाए, वो नॉमिनल स्केल होती है। जैसे मैंने बताया था, आधार कार्ड का नंबर हो सकता है, पैन कार्ड का नंबर हो सकता है, DIN दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जब भी डायरेक्टर की पोस्ट पर जाते हैं तो DIN हर किसी को मिलता है। तो ये क्या है? ये उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने का, मेरा आधार कार्ड का जो भी मेरा नंबर होगा, वो मेरी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर बस मिला हुआ, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि वो नंबर यही क्यों आया, या उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। सो वो जस्ट एक नाम है जिसको कि डिजिट्स, अल्फा न्यूमेरिक या किसी भी वैल्यू में हम लिख दें, किसी भी, जिससे भी हम रिप्रेजेंट कर पाए, जिससे भी हम समझ पाए।
तो ये होती है नॉमिनल स्केल। जैसे किसी को जैसे काफी सारी, अगर एक ही कलर की कई सारी कैप रख दी जाए आपके सामने, तो आप 1 2 3 4 किसी को भी कोई भी रैंडम ऐसे नंबर दे दिए, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल स्केल हो गई कि हाँ ठीक है, हमने इसको ये आइडेंटिफिकेशन एक नंबर दे दिया, ये हो गया नॉमिनल स्केल। अच्छा, ऑर्डिनल स्केल का मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। The ordinal scale include the statistical data type where variable are in order में होंगे, रैंक में होंगे, विदाउट अ डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैटेगरी। यानी कि यहाँ पर जो भी डेटा होगा हमारा, उसको हम एक ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। यानी कि हमने 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर में रख दिया, एक रैंक में दे दिया। अब ये जो रैंक होगा उसमें 1 2 3 4, अब जो भी फर्स्ट रैंक आई और जो भी सेकंड रैंक आई, उसके बीच का कोई भी x डिफरेंस होगा, मतलब कुछ भी डिफरेंस होगा, लेट्स सपोज मतलब x मान लिया कि x डिफरेंस होगा, और 2 और 3 में 2 से 3 के बीच का, जिसको भी सेकंड रैंक मिली और जिसको भी थर्ड रैंक मिली, उनके बीच का भी कुछ डिफरेंस होगा, लेट्स सपोज इज y। तो ये डिफरेंसेस हमको नहीं पता, बिना ऑब्जर्विंग, मतलब हमको ये डिफरेंसेस नहीं पता, और ना ही हम इसमें मतलब ये चेक कर रहे हैं कि इसका ये x ज्यादा है या ये y ज्यादा है, हम इससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप बस इतना समझिए कि हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे क्लास में भी अगर बच्चा है तो वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पे कोई बच्चा आ रहा है, सपोज 4 बच्चे थे, तो एक के मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 हो गए, ठीक है, दूसरे के मार्क्स 18 आउट ऑफ 20 हो गए, तीसरे के मार्क्स हो सकता है कि 15 हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों के डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो 2 का है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का है, बट हम क्योंकि यहाँ पे नंबर में तो हमें आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, बट इसके डिफरेंसेस पे ये चीज मैटर नहीं कर रही है। सो आई होप कि अभी थोड़ा सा आपको पता चला होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। An ordinal scale is one where the order matter but not the differences between the value। ये सबसे ज्यादा important लाइन है। Ordinal data is a categorical statistical data type where the variable have natural order categories and distance between the categories is not known। इनके differences, इन दोनों के बीच का जो differences है ये नहीं पता होता है, इसे ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। यहाँ पे तो मैंने डिजिट्स के फॉर्म में लिख दिया तो आप बता दिए, वरना ऑर्डिनल स्केल का यूज वहां पर करते हैं जहाँ पे हमें दोनों के बीच का डिफरेंसेस बार बार नहीं पता होगा, बस हम उसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रैंक पे लिख सकते हैं। जैसे ये समझिए यहाँ पर, अब जैसे ये 3 जो है सपोजेस की मैराथन कर रहे थे या फिर रेस करने गए थे, तो एक को नंबर 7 दिया गया, एक को 8 दिया गया, एक को 3 दिया गया, ठीक है, इनका ये नंबर है। जैसे प्लेयर्स का नंबर होता है ना, वैसे ये प्लेयर्स के नंबर है। अब ये प्लेयर्स का नंबर क्या हो गया, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल, अब ये वाला जो था प्लेयर वो फर्स्ट प्लेस पे आया, ये वाला सेकंड पे आया, ये वाला थर्ड पे आया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, सो ये हम ऑर्डर यहाँ पे बता सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑर्डिनल स्केल हो गई। ऑर्डिनल स्केल का यहाँ पर यूज करके हमने बताया कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस पे आया, ये हो गया रैंक या ऑर्डर। नाउ अब हम अपनी थर्ड स्केल को समझते हैं। नाउ एन इंटरवल स्केल इज वन वेयर देयर इज ऑर्डर, जहां पर ऑर्डर होगा एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू वैल्यू इज मीनिंगफुल, जहां पे दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो हमें पता होगा, उसकी वैल्यू होगी, वो आपका इंटरवल स्केल होगा, ठीक है। अब ये कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे टेम्परेचर मेजर करने में, जैसे फॉरेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, ठीक है, पानी का जो पीएच लेवल होता है उसको मेजर करने में। तो ये जो चीजें यूज होती हैं वो आपकी इंटरवल स्केल कहाँ पर यूज होंगी, जहाँ पे डिफरेंसेस जो दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो मैटर करता होगा, जिसकी इंपॉर्टेंस होगी डिफरेंसेस की, वो वहां पे आप इंटरवल स्केल का यूज करेंगे। नाउ फोर्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल का यूज कहाँ पर करते हैं, रेशियो स्केल जहां पर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज होगा। द रेशियो स्केल एट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरवल
variable and also have the clear identification of zero, जहाँ पे जीरो का क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगा और मीनिंग होगा। जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो यहाँ पर टेम्परेचर 0 नहीं होता। 0 का मतलब अगर 0 डिग्री टेम्परेचर तो क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना, कूल एनवायरनमेंट होता है, ठंडक महसूस होती है, ठंडा होता है ना, मतलब एकदम ऐसे 0 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ तो टेम्परेचर रहता ही है। सो जो आपका ये वाला इंटरवल स्केल था वहां पे 0 पे 0 नहीं होता, बट रेशियो स्केल में क्या होता है, 0 पे 0 होता है, मतलब वो चीज शून्य हो जाती है। जैसे स्पीड क्या होगी, अगर 0 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है, मतलब कि वहां पर 0 पे नो स्पीड, कोई स्पीड नहीं होगी, वो रुका हुआ होगा। सो यहाँ पे ट्रू वैल्यू 0 की क्या होती है, 0 की यहाँ पर ट्रू वैल्यू होती है, मतलब 0 पे 0 वो चीज रुकी हुई है, उसका मान शून्य है। ये डिफरेंस होता है आपका रेशियो स्केल और जो आपकी इंटरवल स्केल। When the variable is equal to 0, there is a none of the variable। अगर वेरिएबल 0 है तो मतलब कोई वेरिएबल वहां पर नहीं होगा। एग्जाम्पल स्पीड, वेट, किसी चीज का वेट 0 है तो वो 0 है, मतलब वो शून्य है उस जगह पर, वो फिर वहां पर कुछ है नहीं, खत्म। स्पीड का मतलब स्पीड अगर 0 है तो गाड़ी रुकी हुई है, इससे समझिए कि ये रेशियो स्केल होता है। सो नॉमिनल और ऑर्डिनल आपकी क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए यूज होता है। इंटरवल और रेशियो स्केल क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर ट्रू जीरो होता है रेशियो स्केल में, इंटरवल में ट्रू जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। ऑर्डिनल में हम ऑर्डर में चीजों को रखते हैं, बट फर्स्ट से सेकेंड ऑर्डर के बीच का डिफरेंसेस हमें नहीं पता होता या उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। और नॉमिनल जो डेटा होता है वहां पर सिर्फ उसके आइडेंटिफिकेशन का एक नाम दे दिया जाए, वो नॉमिनल डेटा होता है। एक और बात ध्यान से समझिए, किसी को लेबल करना है सिर्फ तो नॉमिनल, उस पर लेबल लगा दिया। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है तो उस प्रोडक्ट का कोई नाम होता है तो वो आपका नॉमिनल हो गया। तो जो लेबल वाली चीजें हैं वो आपके नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल तीनों में ही आएंगे। नाम तो हर किसी का हो सकता है। अब ऑर्डर आपका नॉमिनल में नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, मतलब नॉमिनल में भी नहीं होगा ऑर्डर आपका, मतलब सॉरी नॉमिनल में ऑर्डर भी नहीं होगा, और जो उसका डिफरेंसेस है वो भी नहीं मेजर कर सकते, और ट्रू जीरो भी नहीं होता। तो ये जो अभी तक बात समझाई है ये इसका एक चार्ट है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में बना सकते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन है सेट 1, सेट 2, ठीक है। ये रिसर्च के टूल हैं और यहाँ पर मेजरमेंट स्केल है, कौन सी स्केल कब यूज करनी है। तो क्वेश्चन आयर में क्या हुआ कि हम जो भी जिसको भी हम डेटा जिससे भी कलेक्ट करना चाहते हैं उसके सामने हमने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आयर दिया। अब हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आयर में कुछ भी चीज फिलअप कर सकता है। हम उसको किसी ऑर्डर में, किसी सीक्वेंस में, किसी तरीके से हम उसको नहीं लगाएंगे। ये एक अपना भाई उसकी पसंद हो सकती है कि जैसे उसको वो प्रोडक्ट पसंद है या नहीं पसंद है, उसको किसी ऑर्डर में हम नहीं लगाएंगे। तो क्वेश्चन आयर क्या हो गया, पहली बात तो ये एक क्वालिटेटिव तरीका होता है, उसके बाद उसमें भी कैसा है, एक नॉमिनल तरीका होता है। सो ए का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद क्या है, एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट, एंड उसके बाद क्या है, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट। तो देखिए स्पीड से तो आप तुरंत समझ में आ गया होगा कि स्पीड इज रिलेटेड टू रेशियो स्केल। सो डी का तो 1 हो जाएगा, डी का 1 यहाँ पर दिया हुआ है, इससे आपका आंसर तो आ गया। बट और अच्छे से समझिए, जो इंटेलिजेंस की बात कर रहा है तो इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड क्या होगा, ये क्या 0 पे 0 वैल्यू होती, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड 0 पे 0 वैल्यू नहीं देता, ट्रू जीरो नहीं होता। सो ये कैसा हो गया, आपका एक रेशियो स्केल के बारे में बात कर रहा है, सॉरी सो ये आपका इंटरवल स्केल से रिलेटेड बात कर रहा है, यानी बी का 3। तो बी का 3 हो गया और ए का हमने 4 देखा ही था। एटीट्यूड ये भी आपका क्वालिटेटिव है, और क्वालिटेटिव में अब हमारे पास बचा है क्या, एक ऑर्डिनल स्केल। सो इसका 2 हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेवल ऑफ मेजरमेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो।
क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल, यूनिट एंड एब्सोल्यूट जीरो। जहां पर एब्सोल्यूट जीरो होगा वो कैसा होगा, हमारा रेशियो स्केल होगा। सो डी का तो 1 हो जाएगा। क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल, यूनिट, इक्वल यूनिट में हम डिवाइड कर रही हैं, वो कैसा होगा हमारा इंटरवल रेशियो, इंटरवल होगा ना, इंटरवल मेथड। सो सी का हमारा 2 हो जाएगा। नाउ बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, सिर्फ क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब नॉमिनल के बारे में बात कर रहा है, तो ए का 3 हो जाएगा। क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, क्लासिफाई भी कर रहे हैं और उसको ऑर्डर भी दे रहे हैं, तो ऑर्डिनल स्केल। सो बी का 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं डी का 1 यहाँ पे है, यहाँ पे सी का 2 यहाँ पर दिया हुआ है और ए का 3, ये भी सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्केल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बट फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।